नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। सूबे में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से खुद को अच्छा साबित करने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, जिससे वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके। राजनीतिक दल भी स्टार प्रचारकों के सहारे चुनावी हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी जहां पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ सरीके स्टार प्रचारकों के सहारे चुनावी ताल ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में आगामी 22 और 23 मई को राहुल गांधी भी कूदने जा रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिनों में तमाम दिग्गज कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में सवाल यह है कि सूबे में स्टार प्रचारक क्या बेड़ा पार करेंगे? जनता किस पर भरोसा जताएगी? मोदी की गारंटी या कांग्रेस की न्याय गारंटी? क्या कहती है हरियाणा की आबोहवा? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो स्टार प्रचारकों का कितना असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि 10 सीटें और 10 सीटों का यह चुनाव लोकसभा का रण बेहद अहम। हरियाणा के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने अपने उम्मीदवारों के साथ ताल ठोक रहे हैं। जनता से जुड़ाव करने की कोशिश की जा रही है। क्या स्टार प्रचारक इस समीकरण को बदलेंगे? क्या कोई संजीवनी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल पाएगी? ये तमाम अहम सवाल हैं। और हरियाणा की जो मौजूदा फिजा है, राजनीतिक फिजा, उसमें किस तरीके का परिवर्तन आने वाले समय में स्टार प्रचारकों के आधार पर देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह सरीखे बड़े नेता मंच पर मौजूद हों, वहां राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज यूं सुनाई देती है। सोमवार को करनाल लोकसभा में प्रचार और वोट की अपील करने आए अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाने लगाए। अमित शाह ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कहा कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुनो। आपकी पार्टी का जो फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। चूंकि करनाल में लोकसभा के साथ साथ सीएम पद का उपचुनाव भी हो रहा है, अमित शाह ने मनोहर लाल को लेकर कहा कि इनको हमने यहां से विदाई दे दी है। मनोहर लाल अब दिल्ली में मोदी जी की टीम में रहकर आपकी दिल्ली से सेवा करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं जब आया हूं तब यहां से हमारे प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की, और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। और हां, सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में अमित शाह ने कहा कि ये बहुत सौम्य और विनम्र दिखते हैं। हमने करनाल को सीएम के बदले सीएम दिया है, इसलिए इन्हें जिताओ और यही अब हरियाणा चलाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सैनी जी देखने में बड़े सौम्य है, विनम्र भी है, परंतु जहां जनता की बात आती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ये हमारा सैनी है। और करनाल वालों, मैं करनाल वालों को कहने आया हूं, आपका मुख्यमंत्री हमने ले लिया, परंतु आपको मुख्यमंत्री देने का काम भी हम ही करें। करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की रहने वाली है। करनाल वालों,
गौरतलब है कि करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल लोकसभा और मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में करनाल को बीजेपी अपनी सुपर सीट मान रही है। यही वजह है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप करनाल का रुख कर रही है, क्योंकि यहाँ एक नहीं दो चुनाव हैं। दिल्ली में लोकसभा के लिए और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की लड़ाई। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, करनाल। तो स्टार प्रचारकों ने ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत पार्टी के लिए कि 10 के 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो अपनी झोली में आए। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी चुनावी रण में कूदेंगे। 22 और 23 तारीख जो है वो तय की गई है। देवेंद्र, सियासी माहौल क्या कह रहा है? क्योंकि तमाम तरीके के परिवर्तन हमने बीजेपी में देखे, कांग्रेस में देखे, डेवलपमेंट्स हुए, नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इस तरीके के परिवर्तन भी देखे गए। लेकिन अब मौजूदा समय में दिग्गज ताल ठोक रहे हैं, स्टार प्रचारक मैदान में हैं। कितना असर आने वाले लोकसभा चुनाव में अब से कुछ दिनों बाद जो वोटिंग होगी उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जो सियासी माहौल है प्रदेश का, किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, बीजेपी के बाद जब कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे, धीरे धीरे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा। हमने देखा कि लगा था कि कुछ सीटों पर बीजेपी कंफर्ट जोन में है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे गुजरा तो सीटें खिंचती चली गई, मतलब मुकाबले में आ गई बीजेपी और कांग्रेस के। अभी एक दो सीट को छोड़ दे, मेरे को लगता है अभी भी मुकाबले की स्थिति है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी आए थे, अंबाला और गोहाना आए थे। उसके बाद कल रविवार को जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे करनाल, और जगह भी गए। और आज अमित शाह आए हुए थे करनाल, अमित शाह उसके बाद हिसार भी गए, झज्जर भी जाना था उनको। और आज योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, कुरुक्षेत्र और सिरसा। और 2 दिन बाद फिर राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है, वो भी करनाल आएंगे। दरअसल करनाल को बहुत जरूरी माना जा रहा है बीजेपी में, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री का जो उपचुनाव है उसको लेकर, और मनोहर लाल एक बड़ा चेहरा है। दोनों ही चुनाव मेरे को लगता है बीजेपी की साख का सवाल बने हुए हैं। इसीलिए एक टॉप लीडरशिप करनाल में जरूर आ रही है। अमित शाह आए हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जेपी नड्डा होके जा चुके हैं, प्रधानमंत्री जा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, 22 और 23 तारीख की अब बिल्कुल लास्ट दिन, क्योंकि 23 को प्रचार खत्म होना है। राहुल गांधी का कार्यक्रम बन रहा है चरखी दादरी में, और पता लगा कि अब सोनीपत भी आ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सौरभ, मैंने देखा है 15-20 दिन में बीजेपी का जो रणनीति थी वो लगातार बदल रही है। 15-20 दिन पहले मनोहर लाल हरियाणा सरकार के काम पर, ऑनलाइन सेवाओं पर, जीरो टॉलरेंस एट करप्शन, अपने काम पर वोट मांग रहे थे। लेकिन लगा कि जब ज्यादा उसका सुधार या असर नजर नहीं आ रहा, तो मनोहर लाल जी ने मोदी जी का नाम लेना शुरू किया कि आप मोदी जी को, राष्ट्र को संभालने के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए मोदी जी जरूरी हैं। और आप मोदी जी को वोट दें और मेरे को आशीर्वाद दें, मैं केंद्र में मंत्री बनकर आपकी सेवा करूंगा। और यही बात आज करनाल में, आज अमित शाह मंच से कह गए हैं कि मनोहर लाल जी की करनाल से विदाई हो गई है, हम इनको मोदी टीम में रखकर दिल्ली से बैठकर ये हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे। और नायब सैनी के बारे में ये कह गए कि आप इनको आशीर्वाद तो जिताओ, हमने तो आपको मुख्यमंत्री के बदले मुख्यमंत्री दिया है, और नायब सैनी अब हरियाणा संभालेंगे। मतलब ये 2 ऐसे इशारे करके उनकी इस बात का, मेरे को लगता है उनके जो कम्युनिटी से संबंध रखते हैं नायब सैनी से, या जो उनके शुभ चिंतक है, एक बहुत बड़ी बात आज अमित शाह कह गए। और मनोहर लाल के लिए भी कह गए कि टीम मोदी में रहेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। तो हर संभव कोशिश बीजेपी कर रही है कि किस तरीके से 10 की 10 सीटें, हुंकार तो भर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, टॉप लीडरशिप करनाल में आ रही है, हरियाणा की बाकी सीटों पर जा रही है, तो बीजेपी अपनी रणनीति लगातार बदल रही है। जबकि कांग्रेस में अभी तक जो है भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हालांकि राहुल गांधी 22-23 को आएंगे, और खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन अभी तय नहीं तो इसलिए उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया जा रहा। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मैं प्रधानमंत्री, सभी लोग हरियाणा आ चुके हैं और हरियाणा को पूरी तवज्जो दे रहे हैं, पूरी उम्मीद कर रहे हैं। और कांग्रेस अभी भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर टिकी हुई है। बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि लगातार रणनीति हालात के हिसाब से, समय के हिसाब से रणनीति बदली जा रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा देवेंद्र आपके पास। महेश, किस तरीके का सियासी समर, जो कह सकते हैं उफान, चुनावी उफान देखने को मिल रहा है? क्योंकि
एक तरफ दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर अगर हम देख लें तो थोड़ी ढिलाई नजर आ रही है। किस तरीके का समीकरण बनता नजर आ रहा है? देखिए, प्रचार के लिहाज से अगर आप तोलने आंकने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के सामने कांग्रेस पार्टी का प्रचार कहीं नहीं टिकेगा। धुआंधार रैलियां यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अलग अलग इलाकों में, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और बड़े से बड़ी रैलियां करने की कोशिश। दरअसल इतना खर्च और इतनी व्यवस्था शायद हाल फिलहाल तो नजर नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी उस तरह की व्यवस्थाएं कर पाए। व्यवस्थाओं के लिहाज से, संसाधनों के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रचार तंत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं हो सकती, ये तो तय मानिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन रैलियों का कोई बड़ा असर चुनावी परिणाम पर पड़ने वाला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल पहले से ये जो इलेक्शन है, पहले से दो विचारधाराओं के जो टकराव के रूप में है देखने को मिल रहा था। एक वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी को पसंद करते हैं, जिन्हें मोदी भक्त मैं कह सकता हूं, और दूसरे वो लोग जो मोदी के खिलाफ जो है चुनाव को लड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र खतरे में, उन्हें लगता है कि आरक्षण खत्म हो सकता है। इन तमाम विचारधाराओं के साथ जो लोग सामने खड़े हैं, जो एंटी मोदी में जिन्हें कहना चाहता हूं, जो एंटी बीजेपी जो लोग हैं, वो पहले से अलग हो चुके हैं। यानी ये जो इलेक्शन है पहले से रिफाइंड हो चुका था। प्रो मोदी और एंटी मोदी लोगों में, दो विचारधाराओं में पहले से इलेक्शन बटा हुआ था। अब अगर अमित शाह आते हैं तो विचारधाराओं में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। सिर्फ इतना है कि जो प्रो मोदी वर्कर्स हैं या जो प्रो मोदी लोग हैं, उन्हें और ज्यादा उत्साहित कर दिया जाता है और उत्साह के साथ वो अगर प्रचार के लिए निकलेंगे, गली गली कूचे कूचे में जाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ और वोटों की व्यवस्था वो अपने साथ जोड़ पाए। और ज्यादा प्रचार के लिए निकलेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं और ज्यादा लोगों को वोट की संख्या में बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। इतना फायदा जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, वरना पहले से जो इलेक्शन है वो दो विचारधाराओं में बटा हुआ नजर आ रहा था। शुरुआत से हम ये कह रहे थे कि दो विचारधाराओं का ये पूरा इलेक्शन। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन ना तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ना ही कोई उम्मीदवार लड़ रहा है। एंटी बीजेपी जो माहौल अब तक नजर आ रहा है वो दो खास कारणों की वजह से नजर आ रहा है। एक कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लगातार ये बात उठाता रहा कि आरक्षण खतरे में है, लगातार ये बात उठाता रहा कि हो सकता है कि चुनाव आखिरी हो और जो है देश में लोकतंत्र खतरे में है। ये बात के हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो अपनी विचारधारा से जुड़े लोग हैं उन्हीं को और ज्यादा उत्साहित कर सकती है और इस उत्साह का फायदा चुनावी माहौल के रूप में देखने को मिलेगा, चुनावी सकारात्मकता के रूप में देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद के रूप में देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा कोई बहुत बड़े वोट बैंक में इजाफा हो ऐसा मैं नहीं मान रहा। और सेम परिस्थितियां मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी मान रहा हूं। अगर राहुल गांधी आते हैं तो बहुत बड़े वोट बैंक में वो इजाफा कर लेंगे ऐसा नहीं है। सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस से मैं कहूं कि एंटी बीजेपी की जो विचारधारा है उसे वो संरक्षित कर पाएंगे, उसे और ज्यादा संगठित करने की कोशिश करेंगे, उसे और ज्यादा उत्साहित करने की कोशिश करेंगे, जिससे चुनावी माहौल जो है टकराव का नजर आए, चुनावी माहौल कांटे की टक्कर का नजर आए, चुनावी माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष का नजर आए। दोनों ही विचारधाराओं के साथ जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है ऐसा मैं नहीं मानता। ना तो वो अमित शाह कर सकते हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और ना ही उस तरह का कोई बड़ा जादू यहां पर राहुल गांधी कर सकते हैं। दोनों के जो वोट बैंक है वो डिफाइंड हो चुके हैं। मोदी के साथ चलने वाले लोग पहले से एक तरफ हो चुके हैं और मोदी के खिलाफ चलने वाले लोग पहले से एक तरफ हो चुके हैं। चाहे वो अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंध रखते हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत वो एक साथ एकजुटता के साथ जो है टकराव के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब जो करना है वो चुनावी माहौल को एक तरीके से प्रदर्शित करना है, किसका पलड़ा कितना भारी, और दूसरा ये कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को वो और ज्यादा उत्साहित करके रखें, जिससे बूथ का जो मैनेजमेंट है, बूथ पर जो लड़ाई लड़ी जाएगी दिन भर, उस लड़ाई को मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन अपने लोगों के साथ लड़ पाए और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ ये लड़ाई लड़ पाए। बिल्कुल। अब वीरेंद्र जी, जो स्टार प्रचारक पहुंच रहे, जिस तरीके से महेश भी जिक्र कर रहे हैं, बूस्टअप करने की कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है, कितना प्रभाव देख रहे हैं स्टार प्रचारकों का, कितना बेनिफिट राजनीतिक पार्टियों को आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि समय कम है और वोटर्स इस्तेमाल करेंगे अपने मताधिकार का? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मतदाताओं ने अपना मत तो पहले ही बना लिया है। ये जो स्टार प्रचारक आते हैं सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं। आज अमित शाह जी की 3 रैलियां रही, योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां थी, सिरसा के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा है कि अमित शाह से ज्यादा आदित्यनाथ, योगी जी का ज्यादा क्रेज था। जो योगी की रैलियां थी उनको सुनने वाले, उनका क्योंकि उनका एक अपनी स्टाइल है बोलने का
और वो प्रभावी भी होता है। योगी आदित्यनाथ की रैलियां की ज्यादा चर्चा रही है अमित शाह की बजाय। और ये देखिए बहुत गर्मी थी, तब पता जो है लू के बीच में जो लोगों ने वहां तो सिर्फ कार्यकर्ता ही पहुंच पाते हैं। हाँ, आज कुमारी शैलजा भी निकली है, वो रायपुर रानी में मतलब बाला में उन्होंने वरुण मुलाना के लिए भी वोट मांगे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा ने बरवाला के अंदर जो है हिसार में जेपी के लिए अलग वोट मांगे हैं। तो जो कांग्रेस का जो सारा प्रचार है वो तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही केंद्रित था। कुमारी शैलजा आज अपने संसदीय क्षेत्र से जो सिरसा से बाहर निकली हैं, और कांग्रेस के जितने भी देखिए नेता देखे जाए, खड़गे जी का एक जगाधरी में अलग सा कार्यक्रम है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी स्टार प्रचारक हैं, पार्टी उसका पूरा उपयोग कर रही है। लेकिन कांग्रेस में तो अभी देखिए साधनों का अभाव भी है और कांग्रेस में गुटबाजी भी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राज्य सरकार के खिलाफ जो है वातावरण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको मोदी का मुद्दा बना दिया, राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित कर दिया है, और ये कह दिया है कि अगर आपने यहां से कमल के चिन्ह पे जो प्रत्याशी हैं उसको जिताकर भेजेंगे तो मोदी जी की झोली में डालेंगे सीट, और तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर कांग्रेस को ये लगता है कि क्योंकि उनके पास तो प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी आप जितवाते हैं तो आगे आने वाली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। मतलब वो कांग्रेस की राज्य सरकार की गारंटी दे रहे हैं कि अगर यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी तो मोदी के नाम पर ही वोट मांग रही है, मोदी ही चेहरा है। चाहे मनोहर लाल जी का निर्वाचन क्षेत्र हो, मनोहर लाल जी अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहे, वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और जबकि कांग्रेस में जो स्थिति है वो अलग है। कांग्रेस में जो है वो सिर्फ ये बदलाव के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसलिए कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। अगर अगली विधानसभा में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो अभी से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को लोकसभा में भेजना होगा। तो ये अलग अलग स्थिति बनी हुई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में शुरू में काफी जो कार्यकर्ताओं में विरोध था, अब वो स्थिति है नहीं। अब पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर भी जो उनमें असंतोष था उस पर अंकुश लगा लिया है, और जनता में भी देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, जनसभाओं का अलग सिलसिला चलता है, बूथ का अलग चलता है, मतलब अगर व्यक्तिगत संपर्क करना है तो उसके लिए अलग अभियान है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कोई अभियान है ही नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी की तो स्थिति बड़ी अजीब होती है, क्योंकि जहां जहां गुटबाजी है क्या उसका फायदा हो पाएगा वीरेंद्र जी? खींचता है बिल्कुल, क्या फायदा हो पाएगा? किस तरह की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा, उसका लाभ मिल भी रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक असंतोष बन रहा था, राज्य सरकार के खिलाफ जो एक नकारात्मक जो छवि बनी हुई थी, वो मामला तो अब दब चुका है। अब जो मोदी जी के नाम पर ही सारा कुछ चुनाव छाया हुआ, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाए, सिर्फ मोदी जी केंद्रित रहे। और उधर जो कांग्रेस है, कांग्रेस की गुटबाजी ज्यों की त्यों है, और कांग्रेस का अभी इतना जो साधनों का अभाव है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब तक नहीं निकले हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में आने चाहिए थी, जो कांग्रेस की गुटबाजी भी वैसे की वैसे है, और कार्यकर्ताओं में भी सक्रियता नहीं आ पाई। कांग्रेस को जो वोट मिलने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मिलने हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज लोग हैं वही कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस अपने आप में मजबूत नहीं है, ना ही कांग्रेस की तरफ कोई वोट है। जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है वो तो अलग है, लेकिन जो दूसरे वोट मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मिलने वाले हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में वातावरण बनाने में बड़ा सफल रही है। और भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा कि रोहतक के अंदर भी दीपेंद्र हुड्डा को हराया जाए। उसका आशय यह है, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगला विधानसभा चुनाव जीतना है तो दीपेंद्र हुड्डा को हराना बहुत जरूरी है, इसलिए पार्टी पूरी ऊर्जा रोहतक में लगाए हुए है। ठीक है देवेंद्र और महेश, एक शॉर्ट कमेंट में आपसे दोनों से लेना चाहूंगा, संक्षेप में बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी आज सोमवार भी गुजर गया, मंगल बुध वीरवार को प्रचार खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन का समय बचा है पार्टियों के पास। दूसरी बात, अब ऐसे मौके पर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक मैदान में उतरे, बीजेपी की तरफ से थोक में उतरे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के और बड़े कांग्रेस की तरफ से नहीं नजर आ रहे। महेश, स्टार प्रचारक अभी नहीं आए। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, मेरी कई लोगों से वो कह रहे हैं जी चुनाव जनता और बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही, संसाधन नहीं है, स्टार प्रचारक नहीं है। उनका ये कहना है कि बीजेपी के खिलाफ जनता ये चुनाव लड़ रही है, ये प्रचार कर रही है। संक्षेप में महेश। देखिए बिल्कुल मैं इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये चुनाव जो है ना तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ना ही कोई उम्मीदवार लड़ रहा है। जो देवेंद्र जी बोल रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दरअसल एंटी बीजेपी जो वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक अब बन चुका है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार की नाराजगी की वजह से था, और चाहे वो मोदी से निराशा थी, एक बड़ा वोट बैंक यहां पर तैयार हो चुका है जो कि एंटी बीजेपी माना जाता है। वही सबसे बड़े फायदे का सौदा यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए साबित हो रहा है। ये जो परिणाम आपको मुकाबले के नजर आ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी
कोशिशों से नहीं है। एंटी बीजेपी जो बड़ा वोट बैंक है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत हरियाणा प्रदेश में बना हुआ, और यही वजह की कांग्रेस पार्टी को उतना इनपुट डालने की जरूरत हरियाणा में नहीं मिल रही और बिना इनपुट डाले भी शानदार परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के